आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यूपी के गाजियाबाद में पेश आए वाकये के बाद सोशल मीडिया की आजादी पर सवाल उठने लगे हैं। खासकर अमरीकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को अब किसी तीसरे फरीक के गैर कानूनी मवाद की इशाअत पर ताज़ीरात हिंद के तहत मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्विटर के खिलाफ पहला केस दर्ज भी कर दिया है। ट्विटर पर इल्जाम है कि इसने मजहबी मनाफरत फैलाने का काम किया है, क्योंकि गाजियाबाद मामले में ट्विटर ने किसी भी पोस्ट पर रोक नहीं लगाई। हालांकि इस पर ट्विटर ने सफाई पेश की है, लेकिन मरकजी वजीर बराए टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया है कि वो ट्विटर पर पाबंदी या बैन के हक में नहीं है, लेकिन ट्विटर को मुल्क के कवानीन पर सख्ती से अमल करना होगा। सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार और ट्विटर के दरमियान तनाज़े की हकीकत क्या कुछ है। इसी हकीकत को आज हम जानने की ट्विटर पर सख्त क्यों है या इतना ज्यादा बरहम क्यों है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या वाकई में जो कुछ गाजियाबाद में हुआ और उन तमाम खबरों के वीडियोज एक तरह से वायरल हुए या ट्वीट हुए ट्विटर के जरिए, क्या ये एक कानून की खिलाफ वर्जी है? आईटी की जो गाइडलाइन है, क्या वाकई में उसकी भी खिलाफ वर्जी है? इन्हीं तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर प्रेम कुमार साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। अंशुल अभिजीत जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के और नेहा शालिनी दुआ स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की। कुछ देर में हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले नेहा शालिनी दुआ जी, मुझे लग रहा है कि आप गाड़ी पर हैं और सफर में हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर सरकार सोशल मीडिया और खासतौर से ट्विटर पर इतना ज्यादा बरहम क्यों है, इतना ज्यादा इतनी नाराजगी क्यों? अबू जी, नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे कि एक देश एक कानून एक नीति के तहत अगर आप कोई विदेशी कंपनी पे हिंदुस्तान में अपना व्यापार करती है तो उसको उसी देश के कानून को अपनाना होता है, उस देश के कानून को मानना पड़ता है। आज इंडिया की कोई कंपनी, चाहे ट्विटर ना हो, चाहे सपोज कूब है, वो अगर कल को अमेरिका में जाती है तो उनके नॉर्म्स को तो मानेगी ना। ये थोड़ी अपनी मर्जी चलाएगी कि नहीं जी मैं उनके कोई नॉर्म्स नहीं मानूंगा, मैं तो अपनी मर्जी चलाऊंगा, जो हिंदुस्तान के नॉर्म्स हैं मैं उसी के कानून के हिसाब से चलूंगा। तो भाई जिस देश में आपको काम करना है, जिस देश से आपको पैसा मिल रहा है, इतने सारे यूजर्स हैं आपके, तो उसके कानून को मानना भी आपके उसमें है, जरूरी है। और ये इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी पाल घर की जो एक घटना थी, जो कि सत्य बिल्कुल सच्ची घटना थी, बाद में इसका प्रूफ भी हो गया ऑथेंटिसिटी, लेकिन ट्विटर ने उसको मैनिपुलेट और फर्जी मीडिया बता के हर उस पे जहां जहां खबर दिखाई गई तो कहा गया कि ये झूठी खबर है। और आज जो ये कल अभी आपने सुना होगा जो लोनी में हुआ है, उसको उस झूठी और फर्जी न्यूज को हिंदू मुस्लिम के बात कह के ट्विटर ने उसे वायरल करा दिया। तो आप बताइए ये दोगली मानसिकता तो नहीं चलेगी ना। आप सबके लिए बराबर हो तो चलेगा, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए ऐसे हो कि मतलब सही चीजों को आप फेक न्यूज को बढ़ा रहे हो और सही न्यूज को आप मैनिपुलेट कह रहे हो, मैनिपुलेटेड लिख के उसको डिसमिस कर रहे हो, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। देश एक देश है, हमारे देश में हमारे कानून के हिसाब से आपकी जवाबदेही बनती है। कल को उनकी वजह से जो ये कल हुआ हादसा परसों हुआ है, अगर इस वजह से बहुत जगह दंगे फसाद हो जाते, आपसी सौहार्द खत्म हो जाता हिंदू मुसलमानों में, तो आप बताइए उसका जिम्मेदार कौन होता? उसका जिम्मेदार सीधा ट्विटर ही है। इसलिए ट्विटर पे थोड़ा सा हमारी जो कानून है उसके तहत बताना पड़ेगा। जो ऐसे फर्जी वीडियो को या आप अपनी चेक कीजिए, अगर वो फर्जी है तो उसको वायरल तो मत कीजिए, उसे वहीं डिसमिस कीजिए या उसकी हमें जानकारी दीजिए। हमारी जो आईटी हमारा जो लॉ होता है, लॉ मिनिस्ट्री या कहीं भी उसकी कंप्लेंट लिखवाइए कि ऐसे न्यूज जो है वो भड़काई जा रही है। हो सकता है आपस में कहीं लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। आप देखिए उत्तर प्रदेश कितना बड़ा प्रदेश है और वहां पे 22 करोड़ में से कम नहीं तो 7, 8, 10 करोड़ तो मुस्लिम होंगे। और जिस हिसाब से फेक न्यूज कल से परसों से चल रही है, ट्विटर पे इतनी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसे कांग्रेस के बहुत सारे नेता और सपा पार्टी के नेताओं ने उसे वायरल करवाया, झूठी न्यूज को वायरल कराया। तो आप सोचिए इससे ठीक है, कांग्रेस से हम इस पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है नेहा जी, ठीक है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान सुभाजीत सेन गुप्ता जी, जो कि एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया के और सीनियर एडिटर हैं नेटवर्क 18 के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाजीत सेन गुप्ता साहब, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं
अंशुल अभिजीत जी आपके पास आना चाहूंगा। अंशुल जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि एक बहुत बड़ा तनाजा सोशल मीडिया के जरिए और खासतौर से ट्विटर के जरिए खड़ा किया जा रहा था, और इस पूरे मामले में कांग्रेस के कई लीडर और इसके अलावा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हैं, कई कारकुन हैं जिन पर निशाना साधा जा रहा है बाकायदा। नहीं अबू साहब जी, भाई बुनियादी सवाल ये है कि ये जमहूरियत हो गई है या तानाशाही में ये बदल चुकी है। देखिए, आवाम ने जरूर आपको हुकूमत का हक जरूर दिया होगा कि ये इसका मतलब नहीं कि आप उनकी आजादी आहिस्ता आहिस्ते छीनते रहें। और यही जो नई आईटी कानून जो लागू हुई है, यही करती आ रही है। अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है, नागरिक स्वतंत्रताएं मिटाई जा रही हैं, और यही बिल्कुल हो रहा है। और अब मैं बताता हूं इसका इतिहास क्या है। करीब 2.5 साल पहले तकरीबन सीएए कानून लागू किया गया, जिसके विरोध में आवाजें बुलंद हुई, बहुत नाराजगी हुई, सरकार के खिलाफ बहुत आलोचना हुई, और सरकार ये सोचने लगी भाई ये आवाजों को कैसे दबाया जाए। शाहीन बाग, हर शहर में छोटे छोटे शाहीन बाग हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा जो नाराजगी व्यक्त हुई वो सोशल मीडिया के जरिए, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स में आपने देखा होगा बहुत सारे मीम्स आए सरकार के खिलाफ। उन्होंने सोचा होगा कि सरकार ने ये कहा कि भाई ये तो ऐसी सरहदें हैं, ये तो इस तरह के फ्रंटियर हैं, ये ऐसे जंगल हैं जहां पर हमारा कोई इख्तियार नहीं। अब क्या किया जाए, कौन सा उपाय लिया जाए, ये क्या विकल्प हो सकता है यहाँ पर। तो फरवरी में उन्होंने ये आईटी एक्ट में तब्दीलियां की और इस तरह के कानून लाए जिसपे इस पे पूरा इख्तियार हो सके। और यहाँ पर इस कानून में जो सुरक्षा कवच दिया जाता था इन आईटी कंपनियों को, यहाँ पर साइट को उनको आजादी दी जाती थी, ये भी हटाने की कोशिश की। पहले सरकार के पास औजार तो थे ही, यूपीए था, यूएपीए था, यहाँ पर सेडिशन एक्ट था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट था, इस तरह के हथियार थे जो इस्तेमाल कर रहे थे। और आपने देखा होगा यहाँ पर हाईकोर्ट की भी टिप्पणी, उनका ऑब्जर्वेशन देखा होगा कि ये कहा था उन्होंने जब यहाँ पर बेल दी गई देवांगना को, और आपने हेडलाइन में भी ये पढ़ा गया, देवांगना को, नताशा को और आसिफ को ये कहते हुए बेल दी गई कि जो आलोचना करता है वो आतंकवादी नहीं है, और ये गलत इस्तेमाल हो रहा है इस एक्ट का। और इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी आजादी बिल्कुल छीनी जा रही है। और टिप्पणी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो मौलिक अधिकार है यहाँ पर, और ये बार बार ऐसा छीना जा रहा है। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई थी। नेहा जी मुझे बोलने दीजिए, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए, आपको मौका मिल गया था। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मरकज है, फेक न्यूज का जो मरकज है, ठीक है अंशुल जी, जो सवाल आपने खड़ा किया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक तरह से ये हमला है, एक निशाना साधा जा रहा है सरकार की तरफ से। मैं चाहूंगा कि नेहा शालिनी दुआ जी, ये जो कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है, रणदीप सुरजेवाला ने भी यही बात कही है और कांग्रेस भी यही कह रही है कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो, उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से निशाना साधा जा रहा है। अबू जी, यही तो समझ नहीं आता, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से कि आप दंगे करा दो और सरकार कुछ ना हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से आप मुसलमानों और हिंदुओं में लड़ाई झगड़े करा दो और सरकार कुछ ना बोले। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से आप देश के टुकड़े कर दो, सरकार कुछ ना बोले। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से आप पाकिस्तान के साथ मिलकर उनकी तारीफें करें और वो आपके गुण गाएं और हम कुछ ना करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप गालियां दीजिए, आप सरकार को गालियां दीजिए, मोदी जी को दीजिए, हमारी पूरी भाजपा के कार्यकर्ताओं को दीजिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से आप जो देश को तोड़ने वाली और लड़ाई झगड़े कराने वाले काम करते हैं ना, झूठी न्यूज को, फेक न्यूज को ट्रेंड करवाते हैं। राणा अयूब ने क्या किया, यही किया। इनकी सबा नकवी ने क्या किया, इनके निजामी ने क्या किया, जो इनके कांग्रेस के लीडर है। चौथा नाम जो इनका है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। चलिए ठीक है नेहा जी, बात पूरी हो गई। मैं डिबेट पे सारे मेहमानों को जोड़ लेता हूं। मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, बीजेपी इसे एक बड़ा तनाजा बता रही है, तो कांग्रेस दूसरी तरफ कह रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक तरह से कदगन लगाया जा रहा है, लगाम लगाई जा रही है। सर, इसके पीछे हकीकत क्या कुछ आपको नजर आती है? जो कुछ चल रहा है, सरकार ट्विटर को लेकर जो इतना ज्यादा बरहम नजर आ रही है, हकीकत क्या कुछ है? देखिए, सबसे मुख्य बात यह है कि ये सोशल मीडिया की ताकत का सबसे ज्यादा अगर किसी
ने इस्तेमाल किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। उसके पास जितनी बड़ी आईटी सेल है उतनी बड़ी किसी के पास नहीं है। इवन 2014 के चुनाव से लेके बाद के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सोशल मीडिया का और उनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का जितना इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है उतना किसी और ने नहीं किया है। लेकिन अब ये बात अलग है कि मुख्य धारा की मीडिया को कंट्रोल कर लेने के बाद अब एक इच्छा इनमें पैदा हो गई कि सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ चू नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए तरह तरह से ये नियंत्रण करने की कोशिशें चल रही है। मैं शालिनी दुआ जी को सुन रहा था, वो कह रही थी कि बहुत सारे दंगे होंगे तो हम देखते रहेंगे। आप बताइए ना, जब ट्विटर नहीं था, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो गुजरात में जो दंगे हुए क्या ये ट्विटर की वजह से हुए? भागलपुर में दंगे हुए क्या ट्विटर की वजह से हुए? दिल्ली में दंगे हुए थे सिखों के खिलाफ तो क्या ट्विटर की वजह से हुए थे? नहीं, ये जो आज दरअसल ये बात नहीं है। जो लोनी में दंगे होने जा रहे थे ये ट्विटर की वजह से नहीं थे। आप देखिए सरकार टेक्नोलॉजी का स्वागत करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का स्वागत करने का मतलब नेहा जी सुन लीजिए, फिर मैं जवाब का मौका दूंगा। नेहा शालिनी, नेहा दुआ जी सुन लीजिए, मैं जवाब का मौका आपको दूंगा। दुनिया में आज ट्विटर है, दुनिया के तमाम देशों में ट्विटर्स हैं, कुछ एक देशों में नहीं है। वो कौन से देश हैं? वो देश है नॉर्थ कोरिया, ट्विटर नहीं है। चाइना बैंड है, ईरान बैंड है, तुर्कमेनिस्तान, नाइजीरिया बैंड है। क्या हम इन देशों की कतार में शामिल होना चाहते हैं? क्या इन देशों की, इन ऐसे तानाशाही देशों की कतार में होना चाहते हैं जहां ट्विटर बैंड हो? हालांकि मैं ये कहता हूं मोदी सरकार में दम नहीं है कि ये ट्विटर को बैन कर देंगे। अमेरिका को आंख दिखाने की हिम्मत इस सरकार में नहीं है। चाइना को तो दिखा नहीं सके, अमेरिका को क्या दिखाएंगे? इसलिए इनमें दम नहीं है। लेकिन ये एक रजामंदी से एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है ताकि रूल कुछ इस तरीके से हो जाए कि सरकार को जब चाहे तब उस हिसाब से ऐड करने में आसानी हो। आपको याद होगा जेएनयू में घुस करके हमला हुआ था, दिल्ली से लोग गए, घुस के हमला किए, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप में सभी लोगों की पहचान हो गई, लेकिन एक्शन किसी पर नहीं हुआ। तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से हम पहचान भी कर सकते हैं जो लोग गलत लोग हैं, लेकिन जब सरकार की मंशा ही नहीं रहेगी तो टेक्नोलॉजी क्या कर लेगा? दूसरी बात यह है कि ट्विटर आप देखेंगे कि इस साल के शुरुआती 3 महीनों में 10 बार इंटरनेट दिल्ली एनसीआर में ठप हो गए किसान आंदोलन की वजह से। ये क्या, जब इंटरनेट ही ठप कर देंगे तो ट्विटर क्या चलेगा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स क्या चलेंगे? और ये गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ठप हुए हैं। जो भी इसके विशेषज्ञ हैं उसको जानते हैं कि इसको इंटरनेट को ठप करने के लिए जो परमिशन लिया जाता है, जो प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, जो प्रोटोकॉल होते हैं, उसका भी पालन नहीं किया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की खिलाफ वर्जी में आता है। आप अगर इंटरनेट को ही शट डाउन कर देते हैं तो यह भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक तरह से खिलाफ आता है। मैं सुभाजीत सेन गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, इस तरह के मामले को लेकर आईटी की जो गाइडलाइंस होती हैं वो क्या कुछ कहती हैं? देखिए, अगर आप आईटी गाइडलाइंस में जाएं तो उसमें ये क्लियर है, जो रविशंकर प्रसाद जी ने भी, जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जो क्लियरली कहा वो ये है कि रूल 79 ऑफ आईटी रूल्स वायलेट होता है और इसलिए ट्विटर पे ये एक्शन ली जा रही है। मगर यहाँ पर एक चीज नोट करना बहुत जरूरी है, ये हो क्या रहा है ट्विटर पे कि कहा जा रहा है कि ट्विटर अपना इंटरमीडिएरी स्टेटस लूज कर रही है। जैसे न्यूज 18 उर्दू के वेबसाइट पे अगर हम लोग कुछ पढ़ते हैं और उसमें किसी को कुछ ठेस पे मचता है, कोई एक्शन लेना होता है तो वो न्यूज 18 उर्दू पे होता है। लेकिन ट्विटर पे अगर कुछ ऐसा होता है तो ट्विटर पे एक्शन नहीं होता, उस पे जो लिख रहे हैं, जैसे मैं कुछ लिखा हो जिससे किसी को खराब लगा तो उस पर एक्शन होगा। इंटरमीडिएरी स्टेटस हट जाना मतलब कि अगर कोई केस ऐसा आता है जहां पर ट्विटर इन्वॉल्व, जिस पे ट्विटर पे किसी ने कुछ कहा है तो उस पर ट्विटर पर भी एक्शन हो सकता है। तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होती है जो इंटरमीडिएट स्टेटस देती है या फिर ले ली जाती है। ये रूल्स के वायलेशंस होते हैं। एक आर्टिकल 79 का जो वायलेशन है जिसके चलते ये पूरा इशू आया है कि ट्विटर ने अपना कंप्लायंस ऑफिसर को नहीं रखा है, और दूसरा है वायलेशन ऑफ रूल नंबर 69। तो इस दोनों रूल के वायलेशन के ऊपर ही अब डिपेंड करेगा क्या होता है, और पूरे चीज को लीगल स्क्रूटनी कितनी मिलती है उस पर भी डिपेंड करेगा। जो भी केस आएगी उसके बाद जब कोर्ट में जाएगी तो उसके बाद पता चलेगा। इस पर ट्विटर
अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं और ट्विटर क्या कहेगी इसका अंदाजा शायद कल हमें दोपहर 4 बजे तक मिल सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री पैनल के सामने ट्विटर का एक रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर वो बताएंगे उनका साइड और अब तक पूरी जो मैटर है इस पर ट्विटर का क्या रवैया है, तो उसका वहां पे हमें एक ठोस जानकारी मिलेगी कि ट्विटर इस लाइन पे सोच रहा है। लेकिन बात जो इंपॉर्टेंट बात ये है वो ये कि ट्विटर के पास 3 महीने थे, अगर उसे इस लॉ के खिलाफ लड़ना था तो वे उनके पास 3 महीना था, जैसे कोर्ट में केस फाइल कर सकते थे जैसे व्हाट्सएप ने किया। अगर कॉम्प्लाई करना था तो उनके पास भी टाइम था कि किसी एक को नियुक्त कर दे। अभी हम लोग देख रहे हैं लिंक्डइन वगैरह में एडवर्टाइजमेंट आ रही है ट्विटर के कंप्लायंस ऑफिसर और इस तरह के पोजीशंस के इन्होंने एक इंटरमीडिएट कंप्लायंस ऑफिसर रख लिए हैं जो टेम्पररी बेसिस पे हैं, जो एक लॉयर हैं, और उसके बाद से कंप्लायंस ऑफिसर और बाकी 3 पोस्ट की अभी लिंक्डइन पे ऐड है। तो इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब है ट्विटर इससे ये शो करना चाह रही है कि वो कंप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, कब तक कंप्लाई करेंगे और कितना टाइम उनको दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट के रवैये से देखा जाएगा। बिल्कुल नेहा जी, क्योंकि काफी पहले से हम देख रहे हैं कि ट्विटर और सरकार के दरमियान एक रसाकशी चल रही है। क्या ये मानकर चला जाए कि सरकार सोशल मीडिया के निशाने पर है या ट्विटर के निशाने पर है, इस वजह से सरकार का ये रवैया है? सरकार नहीं निशाने पर, देश निशाने पर है, ये बात समझने की जरूरत है अबू जी। क्या ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर कहीं का नहीं होना मतलब तय होना नहीं चाहिए, उसकी जवाबदेही कुछ नहीं होनी चाहिए? ट्विटर ने तो सीधा कह लिया ना, यहाँ तो है ही नहीं हमारा कंप्लायंस ऑफिसर, ये तो हमारा तो बाहर है, अमेरिका बैठा हुआ है। तो भैया मतलब जवाबदेही के वक्त आपका बंदा बाहर बैठा हुआ है, पैसे लेने वक्त आपके बंदे इंडिया बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी ना, कि डबल स्टैंडर्ड वाली बातें, कि अगर कोई फेक न्यूज है वो फैला दो, और जब पूछा जाए, जब हमारे देश के कानून मंत्री या हमारी पुलिस आपसे सवाल करे तो आप कह दो कि भैया हमारा तो यहाँ कोई ऑफिसर ही नहीं है, तो हम इस बात का जवाब कैसे दें, हमारा ऑफिसर तो अमेरिका बैठा हुआ है। तो भाई आपको, आपकी कंपनी को एक ऑफिसर जो है कंप्लायंस ऑफिसर यहाँ बिठाना पड़ेगा, जो बैठ के जवाबदेही जिसकी बने कि ये खबर आपने अपने प्लेटफॉर्म पे क्यों चलाई। सपोज जैसे आपका न्यूज चैनल है, वही बात हो गई ना, आपके न्यूज चैनल पे अगर कोई भी न्यूज फेक होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? न्यूज 18 होगा ना, न्यूज 18 उर्दू होगा। नेहा जी कांग्रेस, नेहा जी कांग्रेस कहती है कि सरकार फर्जी टूलकिट का सच नहीं छुपा पाएगी, ये इल्जाम से कांग्रेस का है सरकार पर। कांग्रेस और जो सपा पार्टी का मिली भगत निकली है, कल वाले वो क्यों भाग गए हैं? जो बुजुर्ग मुस्लिम दंपति थे, मतलब जो बुजुर्ग थे, वो क्यों भाग गए हैं? आज क्यों गायब से हो गए हैं? प्रॉब्लम ही यही है कि जब सच का सामना करना पड़ता है तो सच जो होता है वो ठीक है, कड़वा जरूर होता है, लेकिन सामने आकर रहता है। तो आज जो है लड़ाई जो है वो हमारी सरकार की सच्चाई की तरफ है, कि ट्विटर जो है वो सच्ची न्यूज को और फेक न्यूज को सच्ची कह के भेजता है। तो लगता है कि कांग्रेस के लोग जो है बहुत मोटा पैसा चढ़ा रहे हैं ट्विटर के यहाँ वाले जो ठीक है अंशुल जी जवाब दे रहे हैं। नेहा जी सुन लीजिए, अंशुल जी जवाब दे रहे हैं। जी अंशुल अभिजीत जी। अबू साहब, मुख्य बात यह है कि क्या जो गिरफ्तार करने वाला जो पुलिस अफसर है ये तय करेगा कि देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, देश की अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था या और देशों से संबंध खतरे में है, वो उस समय पता करेगा। यहाँ पर मैं बताता हूँ कानून का ये मतलब है कि कानून की कार्रवाई। अरे बात तो करने दीजिए नेहा जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप मेरी बात बात मुकम्मल करने दीजिए ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो अरेस्ट करने वाला पुलिस ऑफिसर ये तय करेगा कि इस देश की संप्रभुता खतरे में है, क्या ये वो बताएगा? और आपने शायद नेहा जी ने हाई कोर्ट की टिप्पणी को सुना नहीं, पूरी तरह से गौर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी एक मौलिक अधिकार है, आप यूं ही जाके किसी भी कानून को लागू नहीं कर सकते और लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कानून लागू किया गया है, ये कानून की कार्यवाही ही सजा है, उसकी जो प्रक्रिया है वही सजा है। फिर बाद में तो ये कानून अदालत में आएगी, बेल मिलेगा कई साल बाद, तब तक आप पड़े रहेंगे जेल में। जैसे ये 13 महीने से जो बेकसूर जो जेल में पड़े हुए थे इस केस में, चलिए ठीक है अंशुल जी बात हो गई, नेहा जी बात हो गई। मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया। ठीक है, मैं प्रेम कुमार साहब से और इस पूरे मामले को और गहराई में जाकर समझ लेता हूँ। प्रेम कुमार जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरह की खबरें आई ऐसे में एक बड़ा तनाजा जरूर हो सकता था, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से सरकार अब इस पूरे मामले में दिलचस्पी ले रही है
तो जो कहावत है कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, क्या ऐसा ही कुछ रवैया है, ऐसा ही ये पूरा मामला है? देखिए अबू जी, ये जो घटना घटी है लोनी वाली, इस घटना में बुजुर्ग के साथ में जो जुल्म हुआ, उसके बाद उन्होंने लिखित रूप में दिया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं दिखलाया। तब जब एक्शन नहीं दिखलाएगा तो इस देश का पत्रकार, इस देश का मीडिया, इस देश में स्वतंत्र आवाज क्या उस बुजुर्ग की बात को आगे नहीं लाएगा? क्या वो ट्वीट नहीं करेगा? क्या वो फेसबुक पे नहीं जाएगा? वो जाएगा। या लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नहीं, पुलिस की विवेचना होने दीजिए, और वो जो साजिश है, जो धार्मिक तरीके से भड़काना चाहते हैं, वो सच है गलत है, आप इंतजार कीजिए, तब जाकर के आप अपना विरोध दर्ज कराइए। तो अमित शाह जी जब 85 साल की शोभा मजूमदार पश्चिम बंगाल में आपका आरोप था कि टीएमसी की कार्यकर्ताओं ने मारा और लगभग महीने भर वो लड़ती हुई मर गई, तो अमित शाह जी आप क्यों खड़े हुए थे? आपने ट्वीट क्यों किया था? ट्विटर ने क्यों आपके ट्वीट को इतना फैलाया था? सवाल यह है, मैं गलत नहीं मानता अमित शाह जी को, आप सही थे, आप विपक्ष थे, आपको आवाज उठाना चाहिए था और आपने आवाज उठाई। तो क्या उत्तर प्रदेश के विपक्ष को यह आवाज उठाने की का हक क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, नेहा कुछ कहना चाह रही है बहुत जल्दी। नेहा जी, मुझे फिर शुभाजीत सेनगुप्ता जी के पास भी जाना है। नेहा जी बहुत जल्दी से अपना रिएक्शन। जी, मैं बिल्कुल इनके सवाल के ऊपर ही सवाल करती हूँ कि ये इस बात को सही कह रहे हैं कि लिखा, जो बुजुर्ग थे उन्होंने कंप्लेंट लिखी, आपने लिखते हुए उन्हें नहीं देखा, लेकिन जो सामने आके उन्होंने बोला वो आपको नजरअंदाज करना, ये क्या बात मतलब हुआ? क्या आप वो चीज पिक कर रहे हो, एक चीज इग्नोर कर रहे हो? जब सामने आप ये बताइए, कपिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? भड़काऊ भाषण के बारे में आप बात, दोनों बातें दंगे फसाद हो जाते हैं। कपिल मिश्रा और वो जो अनुराग ठाकुर ने जो नारेबाजी की, आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया इस तरह के भड़काऊ भाषण देने के पहले? और आप कह रही है दंगे फसाद हो जाते हैं, वो ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पर, और जो बेकसूर है वो उनको जेल में आपने डाल दिया इस कानून की वजह से। तो कैसा दुरुपयोग है ये कानून का? और आप कह रही हैं कि नहीं दंगे फसाद हो जाते हैं, ये का तो वो तो बीजेपी कराती है, वो तो मरकज है उनका, आईटी सेल तो मरकज है फेक न्यूज का, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। उनका तो काम ही है, उनकी तबीयत ही नहीं है, उनकी फितरत यही है, ये तो आपको अच्छी तरह पता है ना। ठीक है, आदत है ये कांग्रेस के टूल किट आपने बना दिया, ठीक है। नेहा जी मेरे ख्याल से बात पूरी हो गई। नेहा जी बात पूरी हो गई। अंशुल जी बात पूरी हो गई। मैं शुभाजीत सेनगुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, सबसे अहम सवाल ये, जिस तरह से आपने अपने पहले बयान में कहा कि ट्विटर को 3 महीने दिए गए लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया गया आईटी गाइडलाइंस को लेकर हिंदुस्तान की जो थी। मेरा सवाल यह कि आखिर आईटी को इतना हर्ज क्यों है हिंदुस्तान की जो गाइडलाइंस है उन्हें मानने में, जो यहां के नियम है उसे मानने में इतनी परेशानी क्यों है? देखिए, एक अगर देखना चाहे तो वो ट्विटर एक पॉलिसी से अपनी जाती है। वो जनरली हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे भी उन्होंने उन पर एक वो उनके ट्वीट्स पे लिमिटेशन लगाया था, और वो जनरली एक चीज जो देखी जाती है कि वो एक जो जैक डॉर्सी है वो एक अलग किस्म के इंसान है। वो मतलब अपने मोनेटाइजेशन को भी रोकते हैं क्योंकि उनको जब उनकी आइडियाज उनको जो सही लगता है उस वक्त, ये सही है या नहीं है वो तो अलग डिबेट है। बट ट्विटर, अगर आपको ट्विटर इज एक एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेस कंपनी है, कंपनी को इंडिया में रहना है, बिजनेस करना है, तो आइदर वो रूल्स मानना चाहिए या फिर अगर नहीं मानते तो उसके लिए कोई कदम उठाए। तो शायद 2 चीजें यहाँ पे हो सकती है। ट्विटर ने तो अभी तक अपना बयान नहीं दिया एक्सेप्ट फॉर वन फैक्ट कि हम ढूंढ रहे किसको रख सकते हैं, और जब तक नहीं है तब तक हम लोग एक इंटरमीडिएट इंसान को बना दे रहे हैं जो टेम्परेरी ये काम करेगी। तो 2 चीज हो सकती है। एक तो ये कि उनके जो आला अफसर यहाँ पर हैं उन्होंने इस मैटर को उतना गंभीरता से नहीं लिया। दूसरा ये उनको ये लीगल लूपहोल दिख गया कि अगर इंटरमीडिएट स्टेटस हटा भी लेते हैं तो फिर वो एक लंबा समय तक कोर्ट में जो मैटर चलेगी और उस बाद ट्विटर के पास वो रहती है। क्योंकि ट्विटर का अगर देखें तो इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, बहुत सही बात है, लेकिन ट्विटर का ऑपरेशंस में इंडिया बहुत ही छोटा पोर्शन भी है उसकी। अगर आज ट्विटर को लगता है कि इंडिया से बिजनेस नहीं करेंगे तो वो जा सकते हैं, शायद ये कोई सोच हो, क्योंकि हमने देखा है कि ग्लोबल प्रोडक्ट्स जो लॉन्च होती है तो
इंडिया पे आते हैं तो थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है, शायद ये भी एक सोच हो सकती है कि सारे सोच किस लिए है, वो क्लियर तभी होगी जब ट्विटर एक अपना स्टेटमेंट जारी करे या फिर कल पार्लियामेंट्री कमीशन के सामने जब वो अपना पक्ष रखेंगे तब वो शायद समझ में आए। मगर एक बात यहाँ पर कहना बहुत जरूरी है कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई चल रही है। वो इसलिए चल रही है क्योंकि लोगों ने देखा कि इन कंपनीज पर ही ये एलिगेशन था कि वो फेक न्यूज प्रमोट कर रहे हैं। अब दो तरह की फेक न्यूज होती है, जिसको एक आप इसको जमीनी इन्वेस्टिगेशन से प्रूव राइट या रॉन्ग कर सकते हैं, और दूसरी तरह की होती है जिसको आप आईटी यूजर्स। बिल्कुल सर, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, बहुत माजरत के साथ जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा तनाजा है और ये तनाजा गहराता जा रहा है। इसमें वो ट्विटर का जवाब क्या कुछ होगा, ये देखना बहुत अहम होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम कुमार साहब, सुभाजीत जी, अंशुल जी और इसके अलावा नेहा शालिनी दुआ जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने